गुड मॉर्निंग। आप सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से आज हम अपने केमिस्ट्री का दूसरा लेसन लेकर के आए हैं और आज हमारा जो दूसरा लेसन है केमिस्ट्री का वो आ रहा है सॉल्यूशन। फर्स्ट लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है, उसमें कोई क्वेरी रह गई है तो आप जरूर मेरे को भेजें और कोई प्रॉब्लम है तो जरूर मेरे साथ शेयर करें, तो आप उसकी रीडिंग भी अच्छे से करें। अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन मीन से बिलियन। बिलियन यानी ये लेसन नंबर 2 है हमारा। तो बिलियन मतलब 2 या 2 से अधिक ऐसे अवयव वो का समांगी मिश्रण होता है। आपने पहले भी देखा, कक्षा 11 में भी हमने पढ़ा और पहले भी आपने बिलियन के बारे में पढ़ा है कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होता है। तो यानी जो सॉल्यूशन होगा वो 2 या 2 से अधिक अवयवों से मिलकर के बनता है। अवयव मीन्स अवयव क्या होते हैं, आपको पता है कि जो बिलियन होता है उसके 2 अवयव होते हैं, मुख्य 2 अवयव होते हैं। वो होते हैं विलेय और विलायक। एक को हम सॉल्यूट कहते हैं, एक को हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलकर के एक बिलियन का निर्माण करते हैं और बिलियन समांगी होता है। अब हमने देखे कक्षा 11 में कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमने कहा होमोजीनियस मीन जो पूर्ण रूप से एक दूसरे के पे मिले हुए रहते हैं, या बिलियन के रूप में रहे जो एक दूसरे में पूर्ण रूप से समाये या घुले हुए होते हैं, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन समांगी मिश्रण के रूप में सॉल्यूशन के 2 मुख्य पार्ट होते हैं, बेटा ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन के 2 मुख्य पार्ट क्या क्या होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसे हम विलेय और विलायक कहते हैं। आपको पता है कि विलेय और विलायक मिलकर के हमारे क्या बनाते हैं, इक्वल टू प्लस अगर मैं कर दूं यहां पर, आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलकर के क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन बनता है। तो देखिए 2 अवयव कौन से, एक का नाम है विलेय, दूसरे का नाम है विलायक। और इन दोनों का जो ये सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन हमेशा कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मीन्स होता है समांगी। समांगी मतलब पूर्ण रूप से मिले हुए, क्लियर हो गया एक दूसरे में। फिर सॉल्यूट जो मुख्य अवयव है इसका, सॉल्यूट जिसको हम हिंदी में विलेय कहते हैं, अक्सर बेटा बिलियन में जो विलेय होता है उसकी मात्रा कम होती है, और जो विलायक होता है जिसमें कि किसी विलेय को घोला जाता है, हम उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, उसकी मात्रा हमेशा बिलियन में क्या होती है, अधिक होती है। अब देखिए इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे कि हम अब पानी पीते हैं घर पे, माना हमने नींबू पानी बनाया, ठीक है। तो नींबू के पानी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चीनी चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें नींबू का रस चाहिए। आपने देखा जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो बनाने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कहां पे नींबू है कहां पे चीनी है, पूर्ण रूप से एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, एक सॉल्यूशन का निर्माण कर लेते हैं, समांगी बिलियन बन जाता है। अब बात आती है कि समांगी बिलियन को हम दूसरे किस रूप में समझे। देखिए बेटा, अगर माना आपने एक गिलास ऑफ भर करके आपने क्या बना दिया, नींबू पानी बनाया, और आपने नींबू पानी का बनाया और शुरू का जो टेस्ट लिया वो जैसा टेस्ट था, और एंड जब आपने किया उस गिलास को और उसके एंड में जो टेस्ट था पानी का वो एक जैसा होता है। कहीं आपने ये नहीं देखा कि अंतर आया हो जब पूर्ण रूप से उसमें घुले हुए हैं। तो जो टेस्ट आपका स्टार्टिंग की सिप में रहा होगा वही लास्ट तक वही टेस्ट रहा होगा। इसका मतलब पूरा स्वरूप उसका कैसा है, एक जैसा है। उसको हम क्या कहते हैं, समांगी कहते हैं। और विषमांगी में आप जानते हैं इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं, एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुले हुए नहीं होते हैं, उसको हम विषमांगी कहते हैं, हेट्रोजीनियस। और जो घुले होते हैं उसको होमोजीनियस। आपकी समझ में आ गया होगा होमोजीनियस सॉल्यूशन जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो विलेय और विलायक प्लस विलेय प्लस विलायक इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अब हम जो पढ़ेंगे बेटा इस लेसन में, हमारा जो मुख्य फोकस होता है लेसन के अंदर बिलियन की जब बात होगी तो इसका मतलब हम होमोजीनियस पढ़ेंगे, यानी हम सारे के सारे जो सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, यानी हम समांगी की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें प्योर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जिसको हम प्योर सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो हम इस लेसन में प्योर सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे। अब मैं थोड़ा सा एक नजर आपकी उस तरफ डालना चाहता हूं कि ये बिलियन होते कैसे हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। यानी अगर हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो देखिए बेटा सॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं। गैसीय सॉल्यूशन होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, गैसियस सॉल्यूशन। आप देखिए लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, एंड आप देखिए सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए गैसियस सॉल्यूशन होता है बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन होता है और
सॉलिड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखिए, गैसियस का मतलब है जब गैस और गैस दोनों चीज क्या हो, सॉलिड भी और सॉल्वेंट भी क्या हो, गैस ही हो। एक कंडीशन गैसियस सॉल्यूशन की ये होती है। दूसरी कंडीशन गैसियस सॉल्यूशन की क्या होती है? जब एक चीज आपकी क्या हो, गैस हो, और दूसरी चीज क्या हो, लिक्विड हो। ये किस फॉर्म में होते हैं? देखिए, लिक्विड हो। तीसरा क्या है? जब एक अवयव आपका गैसीय हो और दूसरा अवयव क्या हो, आपका सॉलिड हो। तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम गैसियस सॉल्यूशंस कहते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन में यानी एक फॉर्म आपकी जो है अवयव में लिक्विड हो, कोई सी भी लिक्विड हो, तो दूसरी क्या हो, माना दूसरी आपके पास गैस है, यानी लिक्विड गैस का सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड का सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड का सॉल्यूशन बनता है, एंड लिक्विड एंड सॉलिड का भी सॉल्यूशन बनता है, लिक्विड एंड सॉलिड का भी सॉल्यूशन बनता है। उनको हम लिक्विड सॉल्यूशंस कहते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन देखिए, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होगा, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होगा, यानी दोनों सॉलिड ही हो, दोनों क्या हो, सॉलिड ही हो, और या एक सॉलिड हो और एक क्या हो, गैस हो, और एक क्या हो, सॉलिड हो, और दूसरा क्या हो, लिक्विड हो। तो इस प्रकार के सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं? गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन किन किन फॉर्म में होती है? गैस गैस हो सकती है, यानी अगर माना हम वायु का मिश्रण ले लें, एयर, तो सारी गैसों का 1 बिलियन है, आपको पता है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन पूर्ण रूप से एक दूसरे में घुले हम बता नहीं पाते थे, इसलिए गैस गैस सॉल्यूशन हो गया। लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो लिक्विड में गैस, यानी जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उनमें आप देखते हैं कि गैस निकलती है, यानी उसमें CO2 गैस घुली हुई होती है। आप थम्स अप लें, पेप्सी लें, कोका लें, जो भी है, तो यानी लिक्विड में क्या है, गैस भरी हुई है। और सॉलिड का मैं अगर आपको उदाहरण बताऊं तो यानी आपने देखा होगा जो मिश्र धातुएं होती हैं, जो 2 या 2 से अधिक अलॉय मिलकर के जो बनाते हैं, धातुएं मिलकर के मिश्र धातु बनाती हैं, उनको हम सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। पीतल हो गया, कांस्य हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, इस प्रकार से बेटा इनके उदाहरण होते हैं। ऐसे गैस लिक्विड का होगा, लिक्विड का भी होगा, यानी हमने लिक्विड में ले लें कि माना आपने एथेनॉल को जल में घोल दिया, एथेनॉल भी लिक्विड, पानी भी क्या है आपका, लिक्विड है। सॉलिड गैस का उदाहरण ले लें आप, अगर मैं आपको सॉलिड गैस का उदाहरण दूं तो सॉलिड गैस के उदाहरण में देखिए आप, कपूर हमने देखा है, नेफ्थलीन देखिए, अगर आयोडीन देखिए, अगर हम उसको ओपनली छोड़ दे तो वो कभी क्या नाम कहते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, सीधे किस में चली जाती है, गैस में चली जाती है, यानी सब्लिमेशन होता है। क्या होता है, यानी सब्लिमेशन। सॉलिड लिक्विड का उदाहरण ले लें, यानी पानी में ग्लूकोज घोल दीजिए आप, इसका मिक्सचर ले लें, आप चीनी ले लें, आप नमक ले लें, इस तरीके का जो हमारे को सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं बेटा हम कि ये इस इन फॉर्मों में हमको पाए जाते हैं। इनके एग्जांपल्स के रूप में मैंने आपको समझाया। तो कुल मिला के टाइप ऑफ सॉल्यूशन गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन होता है। और नोट्स इनके मैं आपको भेजूंगा, आप बाद में देखेंगे, इनके और डिटेल्स आएगी। तो ये इस प्रकार से हम सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहे हैं इस हिस्से में। अब आती है बेटा, जब हम सॉल्यूशन के बारे में जान चुके हैं तो अब बात आती है कि इस सॉल्यूशन को डिनोट करने की कुछ मेन जो चीज होती है, सॉल्यूशन डिपेंड करता है किस पे, कंसंट्रेशन पे। किस पे करता है, कंसंट्रेशन पे। अब आता बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो सांद्रताएं होती हैं, बिलियन को सांद्रताएं किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं। तो सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी बिलियन की सांद्रता क्या होती है कि कोई किसी निश्चित मात्रा में विलायक यानी सॉल्वेंट की निश्चित मात्रा में जब विलय की निश्चित मात्रा को घोला जाता है तो उसका जो संगठन होता है उसको उसकी क्या कहते हैं, हम सांद्रता कहते हैं। यानी हमने सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट में सॉल्यूट लिया, कितनी मात्रा में लिया वो मिलकर के जो हमने घोला उस विलायक में, वो उसकी क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। अब बात आता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए कुछ यूनिट्स होती हैं। अब यूनिट्स होती हैं तो उन यूनिट को हम किस प्रकार से, आपने देखा होगा, हमने कक्षा 11 में पढ़ा बेटा, हमने कक्षा 11 में द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा, हमने मास परसेंटेज पढ़ा, हमने वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा, हमने पीपीएम की बात आएगी यहाँ पे आपको बताऊंगा, मोलरता पढ़ा, मोललता पढ़ा, मोलेलिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। तो वो इकाइयां हैं कंसंट्रेशन को डिफाइन करने की। तो उसी में कंसंट्रेशन को डिफाइन करने की कुछ इकाइयां हम यहाँ पे भी एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे मैं आपको पहले ये बोल दूं, एक चीज क्लियर कर दूं कि जो जितनी भी यूनिट्स हम पढ़ेंगे उसमें से कुछ यूनिट्स तो हमारे पास ऐसी होती है बेटा
जिन जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, और कुछ यूनिट्स हमारे पास ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि कौन सी यूनिट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और कौन सी नहीं करती है, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम पे इसमें पहला आता है मास परसेंटेज। क्या आता है? मास परसेंटेज। पहला द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होता है हमारे पास कि द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में हम इसको स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू करते हैं, यानी वेट अपॉन वेट। द्रव्यमान प्रतिशत को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं? जो ऊपर डब्ल्यू है नीचे डब्ल्यू है, वो ऊपर वाला हमेशा बेटा बिले होता है और नीचे वाला हमेशा बिलियन होता है। एक चीज आपने अपने दिमाग में बैठानी है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का द्रव्यमान ग्राम में, और वेट ऑफ सॉल्यूशन का द्रव्यमान ग्राम में इनटू 100 करेंगे तो वो मास परसेंटेज निकल जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। दोनों को किस में डिफाइन करेंगे? ग्राम में, क्योंकि क्या है? द्रव्यमान है, मास है। मास को हमेशा हम किस में देते हैं? द्रव्यमान में, ग्राम में। और इनटू, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो क्या कर देंगे बेटा? 100। यानी सॉल्यूशन की किसी निश्चित द्रव्यमान, कोई यूनिट ली, माना 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया हमने, 100 ग्राम का कोई विलायक है, उसमें निश्चित मात्रा में विलेय के जितने ग्राम घुले हुए होंगे उसको हम क्या कहते हैं? मास परसेंटेज कहते हैं। और एक चीज इंटू 100, इंटू क्या कहते हैं? इसे 100 कहते हैं। अब बेटा ये जो पहला हमारे पास पॉइंट आया, यूनिट जो आई मास परसेंटेज, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। इस पे ताप का कोई प्रभाव, ये ताप पर निर्भर नहीं करती है, टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं। इसको मैं अभी आपको दूसरे के एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास आती है वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या बेटा? वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज होता है V अपॉन V। देखिए V अपॉन V यानी आयतन का प्रतिशत। V ऊपर वाला V फिर से सॉल्यूट का वॉल्यूम, नीचे वाले V किसका हो जाएगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। लिख रहा हूं मैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेरी सिंपल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आप देखें इनटू 100। अब ये दोनों किस में आएंगे? ml में आते हैं। किस में आते हैं? मिलीलीटर में। किसमें डिफाइन करते हैं हम इनको? मिलीलीटर के फॉर्म में, और इनटू 100। अब देखिए वॉल्यूम परसेंट, आयतन का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? दूसरी यूनिट है कंसंट्रेशन को, सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन को डिफाइन करने की। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यानी इसको भी फिर से मैं कहूं कि किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर में या 1 लीटर विलायक में कितने ml आपने क्या घोला है? विलेय घोला हुआ है, उसकी मात्रा हमारी क्या कहलाती है? वॉल्यूम परसेंटेज कहलाती है। यानी वॉल्यूम परसेंटेज यानी वॉल्यूम का निर्धारण हम करते हैं इस यूनिट के थ्रू। तो आयतन प्रतिशत के रूप में हम इसको मान लेते हैं इनटू 100। अब देखिए बेटा ये जो यूनिट, ये जो पॉइंट नंबर 2 है हमारा वॉल्यूम, ये ताप पे निर्भर करता है। इसके लिए टेम्परेचर जरूरी है। यानी टेम्परेचर के साथ में इसमें क्या आ जाता है? परिवर्तन आता है। ऊपर वाला नहीं करता था, हमने पढ़ा ना कि कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे वो कुछ ताप पे निर्भर करते हैं, कुछ ताप पर निर्भर नहीं करते, यानी कुछ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, कुछ टेम्परेचर पर इंडिपेंड करते हैं। तो ये डिपेंड करने वाला कौन सा? ऊपर वाला टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, नीचे वाला करता है। इसको मैं देखिए बेटा, मास क्या चीज होती है? द्रव्यमान क्या होता है हमारा? द्रव्यमान कभी भी चाहे टेम्परेचर आप बढ़ाओ या घटाओ, द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन वॉल्यूम में आता है। अगर हम वॉल्यूम को, किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसके वॉल्यूम में क्या आता है? अंतर आता है। तो हमेशा टेम्परेचर के साथ में क्या बदलता है? वॉल्यूम। मास वाली यूनिट कभी नहीं बदलेगी। यहां देखिए दोनों क्या है? ग्राम में, यानी मास है, लेकिन इसमें क्या है? वॉल्यूम है। जहां वॉल्यूम होगा वहां टेम्परेचर निर्भर करेगा। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है आपके लिए। जहां पे वॉल्यूम की बात होगी, वॉल्यूम ताप पे निर्भर करता है, यानी उसमें परिवर्तन आएगा ताप टेम्परेचर के साथ, लेकिन मास नहीं करता। मास यानी द्रव्यमान पे कोई इस चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पास बेटा वॉल्यूम था। नेक्स्ट है हमारे पास द्रव्यमान आयतन परसेंटेज। तीसरा इस पे हमारे पास मास डैश वॉल्यूम, मास डैश वॉल्यूम परसेंट, इसको हम कहते हैं स्मॉल डब्ल्यू अपॉन V, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरी यूनिट है इसकी। अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत फिर से क्या होगी बेटा?
इसको अगर हम निकालें तो हम क्या कहेंगे, ऊपर क्या है हमारे पास, वेट है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वही वाली पहले वाला पॉइंट। एंड नीचे क्या है हमारे पास, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसमें, वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, मिलीलीटर में, इंटू 100, ठीक है। ये हमारे पास मास आयतन परसेंटेज। अगर हमें कंसंट्रेशन ज्ञात करने की में आयतन, द्रव्यमान आयतन का प्रतिशत निकालना हो तो किससे निकालेंगे हम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो देखिए इंटू 100। फिर से देखिए आप, मैंने आपको एक चीज कही है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ऊपर को न्यूमिनेटर जो होता है हमारा, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, यानी ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, अंश का जो हमारा हिस्सा होता है, उसमें हम हमेशा सॉल्यूट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, बिले हमेशा ऊपर होता है और बिलियन या बिलायक नीचे होते हैं। बिलियन या बिलायक, देखिए यहां भी सॉल्यूशन, यहां भी सॉल्यूशन, यहां ऊपर बिले सॉल्यूट, न्यूमिनेटर में सॉल्यूट होता है, डिनोमिनेटर में हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। केवल हमारे पास एक इस तरीके की यूनिट है कंसंट्रेशन में जिसमें सॉल्वेंट लेंगे हम, बाकी सब में हम सॉल्यूशन लेंगे। जितना भी हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, उनकी यूनिट पढ़ेंगे, उन सब में सॉल्यूशन होगा। केवल एक हमारे पास ऐसी आएगी जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट होगा। तो बेटा देखिए, अभी हमने कितनी पढ़ ली थी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ी, और आपने देखा वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में इंटू 100 निकालेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इस फॉर्मूले से आपके पास अगर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ होता है सॉल्यूशन का, तो हम उसको 100 मानते हैं। कितना मानते हैं, 100 ml के रूप में लेकर के चलते हैं। तो जब भी वहां पे वॉल्यूम नहीं दिया होगा तो नीचे वाला हिस्सा, जब भी परसेंटेज निकालने की बात होगी तो हम सॉल्यूशन को 100 लेते हैं। क्या लेते हैं, 100। अब नेक्स्ट यूनिट है बेटा हमें 4 नंबर पे पीपीएम, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स में भी, हमारे एग्जाम में। पीपीएम, इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। देखिए बेटा, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है, जब हम विलेय की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा हमें ज्ञात करनी होती है, विलेय की क्या करनी होती है, सॉल्यूट की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा, ट्रेस क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं, उसका पता लगाना होता है, तो हम फिर कौन सी यूनिट लेते हैं कंसंट्रेशन की, पीपीएम लेते हैं। और पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन यानी 10⁻6 होती है। इसको बिल्कुल आप ऐसे लीजिए कि जिस प्रकार से मास परसेंटेज निकाला हमने, तो मास परसेंटेज के लिए इंटू 100 किया, यानी हम 100 में से निकाल रहे हैं प्रतिशत। तो ठीक इसमें हम किसमें निकालेंगे, मिलियन में से निकालेंगे। किसमें से निकालेंगे, मिलियन में से। अब देखिए ये भी 3 तरीके की होती है। पीपीएम द्रव्यमान अपॉन आयतन, यानी W/V, द्रव्यमान आयतन के रूप में पीपीएम कैसे निकलेगा, तो वही फिर W यानी द्रव्यमान, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 10⁻6 कर देंगे। वहां हम 100 कर रहे थे, यहाँ क्या कर लेंगे, 6 कर लेंगे। ये पहली यूनिट है कि कोई सॉल्यूट है और उसका सॉल्यूशन के निश्चित आयतन में कितनी मात्रा का सॉल्यूट घुला हुआ है, उसको हम क्या कर देंगे, उसे 10⁻6 से मल्टीपल कर देंगे। पीपीएम वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, यानी पार्ट्स पर मिलियन, आयतन का निकालना हो तो ऊपर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट आ जाएगा और नीचे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा, इंटू 10⁻6 हो जाएगा। तीसरी यूनिट है हमारे पास पीपीएम वेट अपॉन वेट, यानी द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान, द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान डैश द्रव्यमान का, तो वेट ऑफ द सॉल्यूट एंड वेट ऑफ द सॉल्यूशन। यहां पर भी बेटा एक चीज आपको बता दूं कि टेम्परेचर पे कौन निर्भर करता है, कौन नहीं करता। देखिए पहले वाले में वॉल्यूम है, दूसरे वाले में भी वॉल्यूम है। मैंने आपको कहा था कि टेम्परेचर पर वो यूनिट निर्भर करेगी जिसमें क्या होगा, आयतन होगा। ये दोनों के दोनों का प्रभाव, ताप का प्रभाव इन दोनों पे पड़ता है। लेकिन जो ये तीसरी यूनिट है द्रव्यमान डैश द्रव्यमान, हमारी पीपीएम W/W जो हम निकाल रहे हैं, इस पे तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये है हमारे पास बेटा पीपीएम। ये कंसंट्रेशन नापने की वो यूनिट है जो सूक्ष्मतम मात्रा में विलेय को जब हम ज्ञात करते हैं तो उसे हम पीपीएम में लेते हैं 10। हाँ बेटा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोलरता। आपने कक्षा 11 में भी देखा है और यहाँ पे भी हमारे पास बोर्ड एग्जाम में भी अक्सर मोलरिटी पूछी जाती है। तो मोलरिटी क्या होती है, देखिए बेटा, सबसे पहले लुक एट हियर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ पे 1 लीटर क्या है हमारे पास, बिलियन है। तो मोलरिटी क्या है, 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या, कितने मोल विलेय के घुले हैं, यानी ग्राम अणु, मोल को हम क्या कहते हैं, ग्राम अणु। तो कितने मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में
विलेय के घुले हुए हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता। देखिए बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल ग्राम अणु घुले हुए हैं, वो हमारी क्या कहलाई? मोलरिटी यानी मोलरता। मोलरता। अब मोल ऑफ द सॉल्यूट्स को हम किससे डिफाइन करते हैं? नंबर्स ऑफ सॉल्यूट्स यानी ग्राम अणु की संख्या क्या आती है हमारी? स्मॉल एन कहते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन किसमें है? हमारा वॉल्यूम किसमें है? लीटर में है, तो भी लीटर क्या हो गया? बी लीटर था। एन अपॉन बी रही, एम इक्वल टू क्या हो गया हमारा? मोलरता इक्वल टू एन अपॉन बी लीटर लिख सकते हैं। या इसी को एन कैसे निकलेगा हमारा? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल निकालना मैंने 11th क्लास में भी क्लियर किया था आपको। इसमें होता है क्या? जो विलेय आपने लिया, विलेय पदार्थ का भार अपॉन विलेय का जो पदार्थ आपने लिया उसका अणुभार, यानी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डैश, मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से क्या निकलता है हमारा? एन निकलता है। जो विलेय जो पदार्थ हमने लिया, जाहिर सी बात है वो कितने ग्राम लिया है उसका वेट हो गया, और जो पदार्थ है उसका मॉलिक्यूलर वेट भी होगा, तो आणविक द्रव्यमान होगा, तो उसके आणविक द्रव्यमान को हम लेते हैं तो डब्ल्यू अपॉन एम डैश। इस वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो हमको प्राप्त होता है एम इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू है बेटा, है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डैश इंटू वी एल, यानी मोलरता क्या हो गई हमारी? सॉल्यूट का भार और उसका मॉलिक्यूलर वेट एंड आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। अगर बेटा हमको इसको एमएल में निकालना हो, मोलरिटी को एमएल में निकालना हो, तो मोलरिटी एमएल इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी? डब्ल्यू अपॉन एम डैश। एम डैश क्या है? कैपिटल एम डैश मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए बेटा इंटू भी हो जाएगा हमारा, और ऊपर क्या कर देंगे हम? 1000 से मल्टीपल कर देंगे। ये किसमें निकल गई हमारी मोलरिटी? एमएल में, मिलीलीटर में। यहां से यदि हमें डब्ल्यू निकालना है, वेट निकालना हो, तो यदि हमें किसी सॉल्यूट का वेट निकालना हो, हमारे पास न्यूमेरिकल आता है, मैं आगे आपको करवाऊंगा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। डब्ल्यू बाहर निकालना हो तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा? डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ये एम इंटू एम डैश इंटू वी अपॉन 1000। यहां से हम क्या निकाल देंगे? किसी भी विलेय का भार निकाल सकते हैं, किसी विलेय का भार निकाल। ये है हमारे पास मोलरिटी। और मोलरिटी का एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं बेटा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम है, तो जाहिर सी बात है इस पे क्या करेगा? ये ताप पे निर्भर करती है। ताप परिवर्तन के साथ साथ मोलरता बदल जाती है। अब ये है हमारे पास बेटा मोलरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। और किसी बिलियन के 1 लीटर में 1 ग्राम अणु को यदि हम घोल दें, ये क्वांटिटी डिफाइन कर दे बेटा, अगर कि किसी बिलियन के 1 लीटर में यदि 1 ग्राम अणु घोल दिया जाए तो वो बिलियन 1 मोलर बिलियन कहलाता है। क्या कहलाता है वो बिलियन? 1 मोलर बिलियन कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं? 1 मोलर बिलियन। 1 लीटर बिलियन में यदि हम 1 ग्राम अणु घोल दें, मोल्स घोल दें, तो वो हमारा बिलियन क्या कहलाता है? 1 मोलर कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 मोलर। ये बेटा डेसी मोलर भी होता है, सेमी मोलर भी होता है, बाई मोलर भी होता है। इसकी यूनिट्स होती हैं, इसको निकालना जब न्यूमेरिकल आएगा तो उस समय मैं आपको समझाऊंगा कि मोलरता को हम डेसी, सेमी, मिली और बाई मोलर में भी ज्ञात करते हैं। तो ये बेटा मोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप तैयार करिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, डब्ल्यू निकालने के लिए भी आता है, मोलरता निकालने के लिए भी हमारे पास आती है। ताप पे ये निर्भर करती है मोलरिटी।